संडे मतलब कि रविवार अर्थात छुट्टी वाला दिन। किंतु इस दिन भी लगते हैं बहुत से बाजार, जिन्हें संडे बाजार कहा जाता है। जब संडे को लगते हैं तो इन्हें संडे बाजार कहना गलत भी कैसे हो सकता है। किंतु मेरा दावा है कि इस दिन लगने वाले जिस बाजार की जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसे आपने आज से पहले देखा तो बहुत बार होगा, किंतु इस नाम से कभी सुना नहीं होगा। सुनते भी कैसे। इस बाजार के व्यापारी एक तो अपने अपने घरों में या फिर अपने किसी परिचित के यहाँ हर संडे को जगह बदल बदल कर अपना बाजार सजाते हैं, और किसी एक साहित्यकार पर समीक्षक होने का ठप्पा लगा नहीं कि तुरंत अपना बाजार सजाने की जगह ही नहीं बल्कि कई बार तो शहर भी बदल लेते हैं, क्योंकि बाजार का भी अपना एक नियम है कि अपने हाथों बनाए नकली माल को अपने शहर से बाहर बेचने में ही भलाई होती है। इस संदर्भ में जहाँ तक बात बनाए गए समीक्षकों की है, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि आज साहित्य चाहे बिके न बिके, पर साहित्य को बिक्री की श्रेणी में लाने के लिए किसी के द्वारा बनाए गए समीक्षक जरूर बिकते हैं, और फिर जो वस्तु बिकती है उसके बाजार भी खूब सस्ते हैं। बाजार की एक अन्य विशेषता यह भी है कि बाजार में बेचने के लिए व्यापारी को यदि असली वस्तु न मिले तो ना सही, वह उसकी जगह नकली रखकर भी लाभ कमा सकता है, क्योंकि जिन्हें असली नकली की पहचान नहीं, वो नकली को ही खरीद कर यूं खुश हो जाते हैं जैसे कोई दूल्हा थोड़ी देर के लिए घोड़ी पर बैठकर राजकुमार बन जाता है, और दुल्हन नकली हार पहनकर यूं इतराती है कि जैसे आज के दिन उससे बड़ी राजकुमारी कोई नहीं है। जबकि सभी जानते हैं कि घोड़ी पर बैठने से ना तो दूल्हा राजकुमार बन जाता है और ना ही किराए का नकली हार पहनकर सजी संवरी दुल्हन पुराने जमाने की उस राजकुमारी का कोई मुकाबला कर सकती है जिसके शरीर का वजन कम और सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने गहनों का अधिक हुआ करता था। खैर, असली बात पर आते हैं। बात करते हैं समीक्षकों के संडे बाजार की। अब से पहले आपने मंगल मार्केट सुनी होगी, अनाज मंडी सुनी होगी, सब्जी मंडी सुनी होगी, और हो सकता है कि किसी ने भिंडी बाजार का नाम भी सुना हो। और यदि इनमें से कुछ भी नहीं सुना है तो साहित्य के रसिया होने के नाते आदरणीय मधुकांत और श्यामलाल कौशल के लेखक द्वय में प्रकाशित व्यंग्य संग्रह कुंवारों का संडे बाजार का नाम तो किसी न किसी साहित्यकार के मुंह से सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो अब मैंने सुना दिया है। जब साहित्य में मधुकांत जी के कहने पर कुंवारों का संडे बाजार हो सकता है, तो क्या मेरे कहने पर समीक्षकों का संडे बाजार नहीं हो सकता? पर क्या करूं, किसी भी साहित्यिक चर्चा में मेरे मुंह से समीक्षकों का संडे बाजार निकला नहीं कि कुछ लोग यूं भिन्ना कर मेरी तरफ दौड़ते हैं कि जैसे मैंने मधुकोश की तरफ हाथ बढ़ा दिया हो और रानी मक्खी की रक्षा करने का दायित्व केवल उन्हीं पर हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे लोग ईंट की जगह पत्थर मारकर मेरा सिर फोड़ने को तैयार रहते हैं, किंतु फिर भी मैं उन्हें समझाने या फिर उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहता हूँ कि आप गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो ये सब अपने साहित्यिक दृष्टि से कहा है। यदि आप न माने तो मत माने, जरूरी तो नहीं कि हर कोई हर किसी से सहमत हो। मुझे याद है एक बार मेरे द्वारा ऐसा कहने पर ही एक व्यक्ति ने गुर्राकर मुझे धमकी देने के अंदाज में कहा था, आप जानते ही नहीं कि साहित्यिक दृष्टि क्या होती है, और जब आप साहित्य के बारे में जानते ही नहीं तो साहित्यिक दृष्टि कहाँ से आएगी आपके पास? अब कोई माने या न माने, पर जो चीज है वो तो है ही। जब साहित्य को अर्ध सत्य माना गया है तो मेरी इस अवधारणा के पीछे भी तो कोई ना कोई सत्य रहा ही होगा। और फिर दोस्तों, यूं ही तो नहीं गुर्राता है कोई किसी पर, मेरी बात का भी तो कुछ ना कुछ असर हुआ ही होगा। खैर, कोई बात नहीं, कोई माने या न माने, जब जिक्र छेड़ा है तो मैं तो अपनी तरफ से ये बताता ही चलूं कि समीक्षकों का संडे बाजार कहाँ लगता है, कौन कौन इस बाजार में बिकने के लिए किस किस बड़े व्यापारी अथवा ठेकेदार के माध्यम से कहाँ कहाँ खड़ा होता है या उठता बैठता है, किस किस तरह के समीक्षक कौन कौन सी कितनी कितनी बोली से बिकते हैं, और उनकी ये बोली कौन लगाता है, कैसे लगाता है, कौन कौन समीक्षक कहाँ तक गिरता है, कितना चढ़ता है और कितना बिकता है, और इस सब से साहित्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या होना संभावित है। इस संदर्भ में जैसा कि मैंने पहले बताया कि संडे अर्थात रविवार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए छुट्टी का दिन होता है। पर क्या छुट्टी वाले दिन कोई सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी खाना नहीं खाता? यदि खाना खाता है तो उसे इस दिन कमाना भी पड़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कमाने के तरीके भी सबके अलग अलग होते हैं, और मेरी इस बात को भी शायद आप मानेंगे कि सप्ताह के 7 दिनों में से 5 या 6 दिन कमाने के अपने तौर तरीकों अथवा आदत को लेकर 1 या 2 दिन के लिए तो कोई नहीं
छोड़ना चाहता और ना ही बदलना। खैर, अगर कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इस तरह का प्रयास करे तो भी शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि कहते भी है ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अतः कहने की आवश्यकता नहीं कि अतिरिक्त कमाई का शौक पाले हुए साहित्यिक प्रवृत्ति के अधिकारी और कर्मचारियों में से ज्यादातर इस दिन अर्थात संडे को किसी न किसी बहाने अपने अपने शहर में अलग अलग जगहों पर अपने अपने माल के साथ छोटी बड़ी साहित्यिक गोष्ठियों के रूप में अपना संडे बाजार सजाते हैं। क्योंकि इस तरह की ज्यादातर गोष्ठियां इन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के अपने अपने घरों में या फिर इनके परिचय में होती हैं, इसलिए अपना और अपने माल का विज्ञापन करने वाले किसी साहित्यकार अथवा तथाकथित समीक्षक द्वारा आयोजित साहित्य के संडे बाजार में किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, या तो अन्य कोई हस्तक्षेप करता नहीं है, और यदि करता भी है तो साहित्यिक गतिविधियां चलाने के बहाने संडे बाजार के साहित्यिक व्यापारी अपनी ही आवाज को ऊंचा रखते हैं। रखें भी क्यों नहीं, साहित्य का लबादा ओढ़कर सभी के सभी अपने संडे बाजार को चमकाने के लिए एकजुट जो रहते हैं। खैर, साहित्य के संडे बाजार की अवधारणा स्पष्ट हो जाने के बाद अब बात करते हैं इस तरह के बाजार में माल के आने और बोली लगने लगाने या माल के बिकने या बेचे जाने की। तो कहने की आवश्यकता नहीं कि जब साहित्य के ठेकेदार भवन निर्माण कला में दक्ष राजमिस्त्रियों की तरह अपने अपने संपर्क के नवोदित साहित्यकारों को संडे के दिन चौक पर आकर खड़े हुए मजदूर मिस्त्रियों की तरह अपने द्वारा आयोजित गोष्ठियों में इकट्ठा करते हैं, तो उनका विज्ञापन भी खूब करते हैं। किसी व्यक्ति की साहित्य की किसी विधा विशेष में कोई कृति तो क्या, एक रचना भी प्रकाशित न होने की स्थिति में भी उसे आचार्य ही नहीं बल्कि अधिष्ठाता तक बना दिए जाने की क्रिया प्रक्रिया को यदि कोई अच्छी तरह से देखना समझना चाहता है तो उसके लिए समीक्षकों के संडे बाजार से उपयुक्त जगह इस धरती पर शायद ही कोई होगी। भले ही श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के कान में गीता संदेश का मंत्र फूंक कर उसे महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया हो, किंतु यहाँ तो नवोदितों के कान में केवल फूंक को फूंक कर अर्थात फूंक मारकर ही किसी को इतना फुला दिया जाता है कि उसे हद से ज्यादा फूल कर फूटना मंजूर होता है। किंतु साहित्य समर में यदि एक बार किसी ने समीक्षक कहकर उससे कलम उठवा दी तो फिर अपने आप को मामूली साहित्यकार समझना मंजूर नहीं होता है, जबकि निश्चित होता है कि यदि अधिक हवा भरने से कोई गुब्बारा फूलते फूलते फूलता ही चला जाए तो अचानक फूटना गुब्बारे को ही होता है, न कि हवा भरने वाले को। हवा भरने वाला तो हवा भरते वक्त भी खुश होता है, और जब गुब्बारा फूटता है तब भी लोग उसके ही पक्ष में तालियां बजाते हैं कि हद से ज्यादा हवा भरकर वह गुब्बारे के जी भरकर मजे भी ले गया और फिर उसका काम भी तमाम कर दिया। इस संदर्भ में एक खास बात यह भी है कि साहित्य के ठेकेदार सभी गुब्बारों में हद से ज्यादा हवा भरकर उन्हें समय से पहले नहीं फोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें अपना माल बेचना होता है। इसलिए एकाध रंगीन गुब्बारे में उसकी औकात जितनी हवा भरकर अपने विज्ञापन के लिए उसकी डोर अपने हाथ में रखते हैं। उसे हवा में उड़ने का मौका देकर भी जब तक उसकी डोर खींचते रहते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ रखते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए किसी कवि या समीक्षक की मांग इनके अपने शहर से बाहर कहीं होती है तो वह इन्हें भी अपने साथ लेकर जाए। भले ही पहले पहल किसी कवि या समीक्षक के ठीक ठाक दाम न लगे, किंतु फिर भी साहित्य के ठेकेदार अपने माल के साथ खुद भी एक के साथ एक फरी वाला माल बनकर चले जाते हैं। वहां से यदि कुछ मिलता है तो ठीक है, अन्यथा किसी फॉर्म रिटर्न झोलाछाप डॉक्टर की तरह इंटरस्टेट साहित्यकार तो हो ही जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य के संडे बाजार में लोग सप्ताह भर का ही नहीं बल्कि महीनों और कभी कभी तो वर्षों भर का भी अपना बासी और चोरी का ताज़ा माल निकालने के चक्कर में रहते हैं, और मौका मिलते ही निकालते भी हैं। यही नहीं, साहित्य के अनुभवी ठेकेदार तो पुराने कवियों और समीक्षकों के साथ लगाकर ताज़ा बनाए गए कवियों और समीक्षकों का एक शहर से दूसरे शहर अथवा राज्यों के बीच देशी विदेशी माल की तरह आयात निर्यात भी करते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान को भगवान मानने की परंपरा रही है, इसलिए किसी मंच पर कोई नया अथवा बनाया हुआ कवि हो या समीक्षक, उसे थोड़ी देर के लिए लोग बहुत आदर के साथ झेलते हैं। किंतु जब भी कोई कवि अथवा समीक्षक उन्हें हद से ज़्यादा उल्लू बनाने लगता है तो यहाँ अंडे, टमाटर और गले सड़े फल ही नहीं, पशुओं का मल मूत्र
और गोबर आदि भी ऐसे कवियों और समीक्षकों पर खूब फेंका जाता है। यदि आयोजन स्थल से बच निकलते हैं तो लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक पर उनका चेहरा तलाश कर अपनी टिप्पणियों से काला पीला कर डालते हैं। कवियों को तो फिर भी रंग बिरंगा होने और कविता के विविध रंगों में रंगी होली खेलने की आदत होती है, पर किसी ताज़ा बनाए गए समीक्षक के साथ ऐसा होने पर उसके लिए इस हादसे को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहाँ तो बेचारा आलोचना के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी बनकर अपना नाम आधुनिक आलोचक अथवा समीक्षक के रूप में साहित्य फलक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने चला था, और कहाँ पब्लिक ने किसी मंच पर लगे बैनर पर भी उसका नाम ठीक से नहीं चमकने दिया। जब लगा कि वह उल्लू बना रहा है तो उस पर तो गोबर फेंका ही फेंका, लगे हाथ बैनर पर लिखे उसके नाम पर भी पोत दिया। पर आश्चर्य की बात है कि इतना सब होने पर भी समीक्षकों का संडे बाजार शहर में गर्म रहता है। लोग उन्हें आमंत्रित न करें तो ना सही, ये अथवा इनके ठेकेदार खुद साहित्यकारों को किसी न किसी चक्कर में डालकर उनकी सद्य प्रकाशित कृतियां आमंत्रित करके समीक्षा करने और करवाने में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में यदि कोई कहता है कि जिस व्यक्ति की किसी विधा विशेष में आज तक एक भी रचना देखी पढ़ी व सुनी नहीं गई है, उसके द्वारा अपनी विधा से हटकर किसी कृति की समीक्षा करना इतना आसान नहीं है, तो इनके पक्षकार अर्थात इनके पक्ष के लोग अक्सर तर्क देते हैं कि कभी तो कोई नया होगा ही। यदि इसने अर्थात फलां व्यक्ति ने अब पहली बार किसी मंच पर किसी कृति की समीक्षा की है तो इसमें गलत क्या है। अब ऐसे में इन्हें ये बात कौन समझाए कि जब परिवहन विभाग भी अपने यहाँ किसी चालक को नौकरी पर रखता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चालक के रूप में उसका अनुभव प्रमाण पत्र देखने के साथ साथ किसी प्राधिकृत एवं उत्तरदायी अधिकारी की उपस्थिति में उससे वाहन को चलवाकर भी देखता है, और बाद में भी उसे महीने 2 महीने का पर्याप्त प्रशिक्षण देकर ही सरकारी वाहन सौंपता है, अन्यथा न जाने कब कितने बेकसूर कुचले जाएं। इस दृष्टि से समीक्षकों के संडे बाजार के समीक्षक चुनते वक्त भी किसी समीक्षक की योग्यता देखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा किसी के समीक्षक बनने के शौक के चलते समाज को आईना दिखाने वाला साहित्य रूपी दर्पण लोगों के देखते ही देखते कभी भी टूट सकता है। मुझे विश्वास है मित्रों कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, और नहीं होंगे तो मेरा बिगड़ना भी क्या है। मैंने तो किनारा कर लिया है इन संडे बाजार वाले साहित्यकारों और समीक्षकों से।